यार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लूसेंट के उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। सो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो साथियों, नोबेल पुरस्कार का जो आयोजन है वो स्कॉटहोम में, कहाँ स्कॉटहोम में किया जाता है। जो दोस्तों स्कॉटहोम है वो स्वीडन की राजधानी है। क्या स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में क्या रहता है। और दोस्तों, आपका जो शांति का नोबेल पुरस्कार, क्या शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। तो जो ओस्लो है वो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। जो आपका नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1901 में, कब? 1901 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार का जो है वो टोटल 6 क्षेत्रों में, कितने? टोटल 6 क्षेत्रों में जाता है। उसमें से एक आपका साहित्य, सेकंड फिजिक्स हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका रसायन, फिर आपका चिकित्सा हो जाएगा, शांति और अर्थशास्त्र। ओके, तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बाकी जो आपके 5 क्षेत्र हो जाएँगे, कौन से? साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति। ये आपके 1901, कब? 1901 से देना स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो आपका अर्थशास्त्र वाला, कौन सा अर्थशास्त्र वाला है, ये आपका 1968 से, कब? 1968 से पहली बार दिया गया था। ओके साथियों, तो आपको इसके बारे में तो पता चल गया होगा। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोर्ट विलियम कोलकाता के किस स्थान पर बनाया गया? कौन सा? फोर्ट विलियम कोलकाता के किस स्थान पर बनाया गया? तो ये आपके बनाया गया था गोविंदपुरम गाँव। कहाँ साथियों? गोविंदपुरम गाँव में बनाया गया था। तो हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, जो आपको कोलकाता में है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ किला, कहाँ? हुगली नदी पर। साथियों, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि फोर्ट विलियम कलकत्ता के कहाँ? हुगली नदी के किनारे पर है। तो जिसे ब्रिटिश राजा के दौरान बनाया गया था। कौन सा? ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपके कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए। तो ये आपका इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय, कौन से? विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये हुआ। फिर ये हुगली नदी के किनारे हुआ। फिर आपका ये विलियम तृतीय के नाम पर बनाया गया था। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना और अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट साथियों है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला प्रथम राज्य। तो आपके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, कौन से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनके लिए जो 10% का आरक्षण लागू किया है, वो करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात होगा। कौन सा? गुजरात हो जाएगा साथियों। तो ऐसा आपके कौन से आर्टिकल 130, कौन? 103वां संविधान संशोधन, कौन सा? 103वां जो संविधान संशोधन है, इसमें कहा गया है। तो जो आपका 103rd है, कौन सा? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये किस सन का है? तो आपका 2019 का होगा, 2019 का है साथियों। ओके, तो साथियों इसके बारे में डिटेल से पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1911 के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो 1911 की पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो 1911 के पहले वो कलकत्ता थी। क्या कलकत्ता थी? 1911 के बाद में साथियों, कब? 1911 के बाद में कोलकाता से इसको दिल्ली स्थानांतरित की गई। कहाँ से? कोलकाता से दिल्ली। तो इसके बारे में क्या, ब्रिटिश राजा के दौरान 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी। कौन सी? कलकत्ता। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज प्रथम ने, किसने साथियों? जॉर्ज प्रथम ने 11 दिसंबर 1911 में, कब कब की? 11 दिसंबर 1911 में की। तो किसने की साथियों? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, किसने की? जॉर्ज प्रथम ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हमने बिल्कुल उन चुनिंदा क्वेश्चंस को रखा है जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। सो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर। तो प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर आपके हो जाएंगे मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार साथियों। तो कब से कब तक रही थी ये स्पीकर? तो 2009 से 2014। कब? 2009 से 2014। फिर आपके प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन हो जाएंगे? प्रथम लोकसभा स्पीकर हो जाएंगे आपकी पुरुषों में जो हो जाएंगे वो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन से? प्रथम लोकसभा स्पीकर आपके गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। और प्रथम महिला स्पीकर आपकी मीरा कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखते हैं कि भारत में सबसे युवा राष्ट्रपति। तो साथियों, भारत में सबसे युवा राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हो जाएंगे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले, कौन से? एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। मतलब अभी तक केवल राष्ट्रपति जितने भी आप मतलब अभी देख रहे हैं, जो 15वें नंबर के भारत में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, अभी तक 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति जो हैं वो नीलम संजीव रेड्डी हैं और सबसे कम उम्र के थे। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के 4th अध्यक्ष भी थे। कौन से? चौथे नंबर के अध्यक्ष भी थी। बाद में वो भारत के 6वें राष्ट्रपति बने। तो कौन से राष्ट्रपति बने? 6वें राष्ट्रपति। वर्तमान में आपके द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कोशिका की खोज किसने की? तो साथियों, कोशिका की खोज किसने की आपको बताना है। तो कोशिका की जो खोज की वो रॉबर्ट हुक ने। किसने साथियों? रॉबर्ट हुक ने की। कब की थी? आपकी 1665। कब? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की।
चलिए इसके बारे में डिटेल से व्याख्या देखें तो ये है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसका, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका को जीव विज्ञान की मूलभूत इकाई कहते हैं। किसे, कोशिका को जीव विज्ञान की मूलभूत इकाई कहते हैं। फिर अगला पॉइंट ये है कि कोशिका सिद्धांत क्या, कोशिका सिद्धांत किसने दिया साथियों, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेनियम स्वान, किसने, स्लाइडेनियम स्वान दिया। ओके, तो आपके लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ, आपका जो शरिया है क्या, शरिया कानून किस धर्म से संबंधित, कौन सा, शरिया कानून किस धर्म से संबंधित, आपको ये बताना है। तो इस्लाम से, किस लिए, इस्लाम से संबंधित आपका शरिया धर्म, शरिया कानून जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिटी ऑफ सैफरॉन क्या, सिटी ऑफ सैफरॉन किस शहर को कहा जाता है, तो आपको बताना है किस शहर का उपनाम है सिटी ऑफ सैफरॉन, तो जम्मू कश्मीर क्या, जम्मू कश्मीर को साथियों सिटी ऑफ सैफरॉन कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न कि बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है, तो बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है आपका, अमृतसर पंजाब, कहाँ, अमृतसर, अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि सामान्य आंख के लिए क्या, सामान्य आंख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो सामान्य आंख के लिए, किसे, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो इस पर तो आपको 25 सेंटीमीटर का, जो वस्तु और आपके आंख के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, किसे, वस्तु और आंख के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, वो 25 होनी चाहिए, कितने, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर आपका इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट साथी हो जाएंगे क्या, कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि जिस व्यक्ति में यह दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है उसे दूरदर्शी दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, क्या, हाइपरमेट्रोपिया रोग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपका उत्तल लेंस, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस व्यक्ति से यह दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे निकट दृष्टि दोष, क्या, निकट दृष्टि दोष या माइपिया कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। दोस्तों जिसमें 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी हो जाए वो आपका क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम दूरी हो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और साथियों जो आपके निकट दृष्टि दोष है, कौन सा, निकट दृष्टि दोष, इसमें आपका अवतल लेंस, क्या, अवतल लेंस का यूज किया जाता है, किसका, अवतल लेंस का। ओके, तो अवतल लेंस का इसका प्रयोग किया जाता है। और आपका जो दूरदृष्टि दोष है उसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि पलकें धोने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो पलकें पलकें धोने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका बोरिक एसिड, किसका, बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया होता है, तो मनुष्य के आंसू में आपका एंजाइम होता है लाइसोजाइम, कौन सा, लाइसोजाइम होता है, तो जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो मनुष्य के आंसू में आपका लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिससे कि जीवाणु मर जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है, तो साथियों जो मनुष्य की आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल, कितनी, 576 मेगापिक्सल की होती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो साथियों आप फ़ोन जो लेते हैं उसमें तो कैमरा कितना होता है, 64 का होता है, 32 का होता है। तो कैमरा से फ़ोटो क्या खींचना, अपनी आँखों से फ़ोटो खींचिए ना सीधे। नेक्स्ट पॉइंट ये साथियों है कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो आँख के आपके रेटिना पर, कहाँ, आँख में रेटिना पर साथियों प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे अगर नेत्रदान में किया जाता है, क्या, नेत्रदान जो किया जाता है उसमें आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आपका कॉर्निया, कौन सा साथियों, कॉर्निया का भाग दान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि कैमरे का कौन-सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है? तो कैमरे का कौन-सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है? तो फ़िल्म, कौन-सा, फ़िल्म होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तरह आँख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार कैमरे की फ़िल्म पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, चलिए साथियों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आँख पर बना प्रतिबिंब, जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, कैसा? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि मनुष्य की एक आँख से कितने डिग्री तक का क्षेत्र देखा जा सकता है? तो मनुष्य की एक आँख से कितने डिग्री तक का क्षेत्र देखा जाता है? 125 डिग्री, 150 डिग्री, कितना? 150 डिग्री। आपके पॉइंट दिया है कि मनुष्य की एक आँख से 150 डिग्री तथा दोनों आँखों से 180 डिग्री, कितना? दोनों आँखों से 180 डिग्री देखा जा सकता है। साथियों अभी हम फिजिक्स के इसमें क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बायोलॉजी के जैसे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए आपको पता है मनुष्य की आँख की कितने मेगापिक्सल की होती है? तो साथियों ये क्वेश्चन हो सकता है 576 हो चुका है, अभी आप इसके पीछे आपने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की, ये साथियों हो चुका है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप, कौन सा? लक्षद्वीप हो जाएगा। और जो आपके टीबी मुक्त जो लक्ष्य रखा गया, क्या? टीबी लक्ष्य जो आपका टीबी मुक्त एम रखा गया, लक्ष्य रखा गया, वो रखा गया 2025, क्या? 2025 रखा गया साथियों। तो 2025 में ऐसा कहा गया कि आपका टीबी जो अपना भारत है वो टीबी मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया आपका गोवा, कौन सा साथियों? गोवा बन गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट साथियों, ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है और स्टैटिक जीके का भी बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो साथियों ईरान को नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि ईरान का ही रहने वाला था। और साथियों भारत से जो मयूर सिंहासन या कोहिनूर हीरा, क्या? भारत से जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले जाने वाला था तो वो आपका नादिर शाह था। कौन सा? नादिर शाह था। अगला प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व महिला दिवस आपका 8 मार्च, कब? 8 मार्च को साथियों, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में दिया गया कि राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। किसका साथियों? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वो हैप्पी बर्थडे अब मनाया जाता है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, तो उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और कौन से अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी? 1925। कौन से? 1925 कानपुर अधिवेशन का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय में आपका कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हो जाएगी? तो साथियों जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगी बीसी। कौन सा? बीसी हो जाएगा। तो बीसी से आप याद रख सकते हैं, गई भैंस पानी में। कौन सी? गई भैंस पानी में तो बीसी आता है, तो बीसी से। और पानी में गई तो पानी आ जाएगा, तो पानी में घुलनशील आपको कौन सी? बीसी हो जाएगा। और आपकी वसा में घुलनशील कौन हो जाएंगे? तो वसा में घुलनशील दोस्तों आप देखें KEDA। कौन सी? KEDA। तो इसे याद रख सकते हैं, कीड़ा। क्या? कीड़ा। दोस्तों जब वसा आपको देखते हैं, जब वसा जब मतलब ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो ऐसे कह सकते हैं वसा जब ज़्यादा पुराना हो जाता है रखा हुआ, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े पड़ जाते हैं किसमें? वसा में। तो कीड़ा, कीड़ा से याद रख सकते हैं KDA जो आपका वसा में घुलनशील होता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो डीएनए का जो द्विकुंडलन जो मॉडल था, ठीक है, वो आपका वाटसन एंड क्रिक, किसने? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि जादूगढ़ा खदान किसकी खदान है? तो जादूगढ़ा खदान किसकी खदान है? तो यूरेनियम की। कौन सी? यूरेनियम की खदान है जो जादूगढ़ा खदान है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जादूगढ़ा खदान यूरेनियम खदान है जो कि झारखंड के सिंहभूम जिले में है। तो साथियों आपकी जादूगढ़ा खदान कहाँ हो जाएगी? झारखंड में, झारखंड के सिंहभूम जिले में हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि खादान में जहरीले पदार्थ लीक होने के कारण ये चर्चा में रहती है। कौन से जहरीले पदार्थ साथियों? यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। तो साथियों आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आशा की धातु, मेटल ऑफ होप, क्या? मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को साथियों। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। चलिए साथियों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसे विजय घाट कहते हैं। क्या? विजय घाट। तो साथियों विजय घाट आपका कहाँ है? वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1986, कब? 1986 में पर्यावरण अधिनियम आपका जो अधिनियम है वो पारित किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कौन सा? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है? तो जो साथियों यूरिया का फार्मूला होता है वो CH4N2O, क्या? CH4N2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों कि यूआरएल, दोस्तों आपका ये कंप्यूटर का क्वेश्चन एक आ चुका है कि यूआरएल फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग, क्या? कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का है, क्या? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को साथियों, किसे? सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल। कौन सा? गोबी का मरुस्थल। तो साथियों ये कहाँ पड़ता है? ये मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया की जो सीमा है वहाँ पड़ता है। और अधिकांश भाग इसका जो हो जाएगा वो मंगोलिया में हो जाएगा। तो गोबी मरुस्थल जो है एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा है? एक ठंडा मरुस्थल है जिसका अधिकांश भाग मंगोलिया देश में स्थित है। चलिए साथियों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपको पता होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा वो थार मरुस्थल। कौन सा? साथियों थार मरुस्थल हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। और ये आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान के। तो अधिकांश इसका जो भाग है वो राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अ, दशांत ए, क्या? दस्त ए मांगो। कौन सा? दस्त ए मांगो जिसे, दस्त ए मांगो जिसे मृत्यु का रेगिस्तान। कौन सा? जिसे मृत्यु का रेगिस्तान कहा जाता है, किस देश में स्थित है? तो दस्त ए मांगो आपका कहाँ होता है? अफगानिस्तान में साथियों। कहाँ? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि
गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है? कौन-सा गिब्सन मरुस्थल? तो गिब्सन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? गिब्सन मरुस्थल साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सानोरन, कौन-सा सानोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो सानोरन मरुस्थल आपके किन देशों में स्थित हो जाएगा? यूएसए और मेक्सिको। कहाँ? यूएसए और मेक्सिको में आपका सानोरन मरुस्थल हो जाएगा। साथियों इस क्लास में हमने ऐसा कवर किया है कि जितने भी क्वेश्चन एक साथ बनते हैं, जैसे अब मरुस्थल बना तो मरुस्थल के बारे में सारे क्वेश्चन लिख लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल एक सीरीज़ से लिया गया है। जैसे आपके अभी क्वेश्चंस आ जाएँगे पुरस्कार वाले, तो हमको बिल्कुल एक सीरीज़ से लेकर चल रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्त-ए-लुट मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दस्त-ए-लुट दोस्तों आपका दस्त-ए-लुट आ गया, तो आपका ईरान में। कहाँ? ईरान में साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो साथियों गोबी देश का मरुस्थल जो है अभी बताया आपको मंगोलिया देश में है, लेकिन जो गोबी का मरुस्थल होता है तो जो स्थित है वो आपका चीन और मंगोलिया देश की सीमा पर स्थित है, जिसमें से अधिकांश भाग आपका मंगोलिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटागोनिया किस प्रकार का मरुस्थल है? तो दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल है, इसके बारे में हमने कल की क्लास में डिटेल से बताया था। तो पेंटागोनिया आपका शीतोष्ण हो जाएगा। क्या? शीतोष्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत थार मरुस्थल में स्थित है? तो आपको अभी बताया था कि जो आपका थार मरुस्थल है उसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। तो क्वेश्चन वहीं से फिर बन गया है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो आपका 60%। कितना? 60% आपका जो है राजस्थान में स्थित है। इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए वो भी हम जान लेते हैं। पॉइंट ये कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन-सा? थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा इसमें से स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थार मरुस्थल जो है भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। कहाँ? भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। फिर क्या इसका सबसे ज़्यादा जो भाग हो जाएगा वो राजस्थान राज्य में हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। तो संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो मरुस्थल हो जाएगा वो थार हो जाएगा। कौन-सा? थार हो जाएगा। और आपको ये भी पता है अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि आपका राजस्थान में हो जाएगा और इसका जो अधिकांश भाग वो राजस्थान में हो जाएगा, लगभग 60% भाग राजस्थान में हो जाएगा। ये भी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर थार मरुस्थल का जो जनघनत्व है क्या? थार मरुस्थल का जो जनघनत्व है वो 83 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 83 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन-सा हो जाएगा? तो साथियों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल या डेज़र्ट जो हो जाएगा वो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। कौन-सा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? साथियों परमार वंश का संस्थापक आपके जो हो जाएँगे उपेंद्र राज। कौन से साथियों? उपेंद्र राज हो जाएँगे। आपके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं परमार वंश का संस्थापक कौन है? आपका हो चुका है। फिर परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा पूछा गया है। तो दोस्तों आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमार वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हो जाएगा वो राजा भोज। कौन? राजा भोज हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि किस परमार शासक ने अपनी राजधानी धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था? तो किस परमार शासक ने अपनी राजधानी धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा भोज। कौन साथियों? राजा भोज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्रितिजर है साथियों? प्रितिजकर नहीं, प्रितिजर पुरस्कार है। तो आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम तो हो जाए दोस्तों जो आपका प्रितिजर आपका हो जाएगा प्रितिजर। तो साथियों पुरस्कार आपका ये प्रितिजर। तो ये साथियों किस क्षेत्र में आ जाता है? ये साथियों आपका आर्किटेक्चर किसमें? आर्किटेक्चर क्षेत्र में आ जाता है। तो इसे पाने वाले जो पहले भारतीय हो जाएँगे वो बालकृष्ण दोषी। कौन साथियों? बालकृष्ण दोषी हो जाएँगे। इसे 2018 में कब? सन 2018 में इनको पहली बार जो मतलब पहले भारतीय थे, तो इनके आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रितिजर पुरस्कार मिला था साथियों। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि किस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। तो आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं साथियों? प्रितिजर पुरस्कार को। क्योंकि प्रितिजर को पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए वो भी जान लेते हैं। पॉइंट ये साथियों हो जाएगा कि यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार किस क्षेत्र में साथियों? यह आर्किटेक्चर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसे पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार क्या? आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला पॉइंट है साथियों इसके तहत विजेता को 1 लाख रुपए यूएस डॉलर कितना साथियों? 1 लाख यूएस डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। कितनी साथियों? 1 लाख यूएस डॉलर की। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है साथियों, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सा साथियों? ये वाला। तो आपका इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। कब? 1979 में हुई थी साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर्स आपके जो आर्किटेक्ट हैं कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण दोषी। वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। कौन? बालकृष्ण दोषी। 2018 में इनको आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रितिजर पुरस्कार मिला था साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो स्थापना हुई थी वो 1961 में। कब? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी।
तो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। कौन-सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हो जाएगा, जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। तो साथियों, क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में साझा अवश्य करें। साथियों, आपके पास जितने भी ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पे, तो साथियों जितना हो सके उस इस क्लास को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट अवश्य करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो जी शंकर कुरुप, किसे साथियों? जी शंकर कुरुप को दिया गया था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि जी शंकर कुरुप का एक मलयालम लेखक, तो साथियों कैसे लेखक थे? एक मलयालम लेखक थे। तो इनको कब दिया गया था? 1965 में। तो आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम लेखक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में पाने वाली पहली महिला हो जाएगी आपकी आशा पूर्ण देवी। कौन? आशा पूर्ण देवी हो जाएंगी। एक बंगाली लेखिका है। कौन सी? एक बंगाली लेखिका हो जाएंगी साथियों। लेखक ने एक लेखिका है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों है कि 1968 में किसको हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हिंदी भाषा के लिए पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को। किसको साथियों? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। नेक्स्ट पॉइंट साथियों है कि 2018 में किसको अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? किस भाषा के लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए साथियों। तो आपके अमिताभ अमिताभ घोष हो जाएंगे। कौन साथियों? अमिताभ घोष को 2018 में पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, क्वेश्चन है कि किस अवार्ड को पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहते हैं? तो पर्यावरण अवार्ड को मतलब किस अवार्ड को पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है? तो विटली अवार्ड को। साथियों किसको? विटली अवार्ड को। साथियों आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि किस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो आपको बताना है उस पुरस्कार का नाम बताना है जिसे खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो जाते हैं आपका विश्व खाद्य पुरस्कार। कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आपका विश्व खाद्य पुरस्कार, कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1986 से। कब? इसकी शुरुआत 1986 से हुई थी। और किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। किसने? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। तो कुछ एक नोट दिया है कि आपके विश्व में हरित क्रांति के सूत्रधार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में किसको प्रदान किया गया था? तो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में किसको प्रदान किया गया था साथियों? तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। किसे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक है कौन? एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को काम करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो साथियों को पता चल गया होगा जो ये पुरस्कार है तो लोगों की हेल्प करने के लिए क्या भुखमरी जहाँ पर लोग भुखमरी हो फैली हो वहाँ पर लोगों की हेल्प करना, उन्हें वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें मतलब उनकी हेल्प करना, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना। तो इस क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है आपका वो जो खाद्य पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले जो दिया गया था वो दिया गया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि खैबर दर्रा स्थित है। तो साथियों खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खैबर दर्रा जो हो जाएगा आपको बताएं जो खैबर दर्रा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो स्थित है वो खैबर दर्रा होता है स्थित है। फिर आपसे कह रहे बारालाचा, कौन सा? बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तो बारालाचा आपका इंडिया में ही है और हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में का बारालाचा दर्रा पड़ता है। दोस्तों आपको पता नहीं कि हम कितनी मेहनत करते हैं उसके बाद में ये क्वेश्चंस लुसेंट से निकालना, फिर आपके लिए आपको सामने रखना, उनको नोट करना, फिर आपके सामने बोर्ड पे लाना, आपको पढ़ाना, तो बहुत मेहनत का पड़ता काम होता है सर। तो प्लीज़ इसे अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगला प्रश्न साथियों कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन सा? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16। कौन सा साथियों? अनुच्छेद 16 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र आपका हो जाएगा शिमला। कहाँ साथियों? शिमला। शिमला तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपको मैंने बताना है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में। कहाँ? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में साथियों। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट डाउन प्लीज़। तो इससे यूनेस्को में शामिल किया गया, किसमें? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें शामिल किया गया। तो यूनेस्को द्वारा 2009 में, कब साथियों? यूनेस्को को द्वारा 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न साथियों
कलारीपट्टू मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो कलारीपट्टू मार्शल आर्ट कहाँ से संबंधित है साथियों? केरल से। तो कलारीपट्टू, कलारी देखिए कलारी आ रहा, कलारी तो तीनों आ रहे हैं का, ला रहा तो केरल आ रहा। तो साथियों ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कलारीपट्टू और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 161 कौन सा? 161 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन सा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1974 कब? 1974 में की गई। जो साथियों इसका सीबी जो का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली, कहाँ? नई दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो साथियों एक ही बार इन्होंने की थी बेलगांव अधिवेशन। कौन सी? बेलगांव अधिवेशन 1924 का, 1924 में। और 1925 में आपको पता है सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। तो जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी वो अधिवेशन आपका बेलगांव अधिवेशन था, 1924 का अधिवेशन। और ये आपका 39 नंबर का अधिवेशन था। गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी ने केवल एक ही बार अध्यक्षता की है। जो दोस्तों बेलगांव पड़ता है, वर्तमान में जो बेलगांव है वो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है साथियों कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? दोस्तों आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बताने हैं कि राज तरंगिणी के लेखक कौन? तो राज तरंगिणी के साथियों लेखक कल्याण। कौन? कल्याण हो जाएंगे। जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें, तो राज तरंगिणी में किसका वर्णन किया गया साथियों? तो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि कश्मीर का वर्णन, कश्मीर के बारे में जो वर्णन है वो किस पुस्तक में किया गया है? तो आपको पुस्तक देगा राज तरंगिणी, इंडिका, सियुकी, तो ऐसी पुस्तकें दे देगा। तो राज तरंगिणी कल्याण की है, किसी कल्याण की। और जो आपकी सियुकी कौन सी? साथियों सियुकी, सी यू की आपकी जो हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ह्वेनसांग। कौन सा? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो 1627 में भारत आया था। ठीक है? और आपकी एक पुस्तक इंडिका, कौन सी? इंडिका हो जाएगी साथियों। जो इंडिका आपकी है, कौन सी? इंडिका। तो इंडिका आपकी मेगास्थनीज की हो जाएगी। और आपकी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है आपकी इंपॉर्टेंट, कौन सी? अर्थशास्त्र। ठीक है? अर्थशास्त्र आपकी हो जाएगी चाणक्य, किसकी? चाणक्य। तो ये साथियों आपकी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पे नहीं लिखी गई है। क्योंकि आप याद रखना कि ये जो है अर्थशास्त्र से व्यवस्था पे नहीं लिखी गई है, ये दूसरी चीज़ के लिए लिखी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुर्ती, कौन सा? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका केरल। कहाँ? मुकुर्ती आपका केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयना बांध स्थित है। तो कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो आपका जो कोयना डैम है, कौन सा? कोयना डैम आपका महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो कोयना डैम के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। कोयना डैम जो हो जाएगा का निर्माण 1863 कब? 1863 में किया गया। फिर कहा गया कोयना नदी जो है महाराष्ट्र के संगाली जिले में, कहाँ? संगाली जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। तो साथियों पूछ लिया कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कौन हो जाएगा? तो आपका कोयना बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, तो युद्ध और साथ में तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है परमवीर, कौन सा? परमवीर चक्र साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 76 नंबर का कि ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो साथियों जो ऋतुएं हैं ये आपके हो जाएंगे किस कारण होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा, कौन सा? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि अल्लाह रखा, कौन सा? अल्लाह रखा। तो अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तबला। किसके लिए? तबला साथियों। आपको पिक्चर भी तबला की दिखाई गई, अल्लाह रखा भी दिखाए गए हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों डीसीएम ट्रॉफी का संबंध, कौन से? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का जो संबंध हो जाएगा, तो साथियों जो साथियों डीसीएम का संबंध हो जाएगा, डीसीएम ट्रॉफी का हो जाएगा, वो हो जाएगा फुटबॉल से। किससे साथियों? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, किसकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति है? तो आपकी हो जाएगी एलिफेंटा, किसमें? एलिफेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध सिलो, कौन सी? प्रसिद्ध सिलोत कीर्ण, कौन? सिलोत कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके सिलोत कीर्ण जो कैलाश मंदिर, कौन? सिलोत कुंड जो कैलाश मंदिर है जो पत्थरों से काटकर बनाया गया वो एलोरा में। कहाँ? एलोरा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंडीगढ़ का, कौन सा? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किससे बनाया गया है? किसने बनवाया है? तो नेक चंद्र ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो लेखा अवधि है वो 1 जुलाई से 30 जून, कितना? 1 जुलाई से 30 जून है। अगला प्रश्न है कि भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत के वित्तीय वर्ष की जो अवधि हो जाएगी वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हो चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एकमात्र राज्य है
जिसने अपना वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर लिया है? तो मध्य प्रदेश होगा। कौन-सा? मध्य प्रदेश साथियों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान का आयोग का गठन कब किया गया? तो साथियों राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन किया गया है वो जनवरी 2004। कब? जनवरी 2004 में साथियों किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो राष्ट्रीय किसान आयोग के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो सोमपाल। कौन? सोमपाल बनाए गए। अगला प्रश्न साथियों है, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत वायुदाब जो होता है वो होता है 1013 कितना? 1013.25 मिलीमीटर मिली बार साथियों। कितना? 1013.25 मिली बार। कितना? मिली बार होता है साथियों। ओके। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं, पृथ्वी तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु के पकड़ पड़ने वाली भारत को क्या कहते हैं? कह रहा कि पृथ्वी तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु के पड़ने वाले भारत को क्या कहते हैं? तो वायुदाब। पड़ने वाले दाब को साथियों भारत नहीं, पड़ने वाले दाब को क्या? पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों है 1857। दोस्तों आपका 1857 की क्रांति आ चुकी है, तो इसके बारे में थोड़ा से डिटेल से देखेंगे कि 1857 की क्रांति जो है कि इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन? लॉर्ड पाल्मस्टन थे साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। साथियों ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हर एक जो एग्जाम होता है सभी में ये प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न है साथियों कि 1857 के विद्रोह का समय मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह दूती। क्या? बहादुर शाह दूती था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन था? तो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो नियुक्त सेनापति था वो कैंपबेल था। कौन? कैंपबेल था। अगला प्रश्न साथियों, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो जो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी। क्या? कमल और रोटी था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 के विद्रोह हुआ था मेरठ। आपको मानता है जो 1857 का विद्रोह जो केंद्र माना जाता है वो मेरठ को ही माना जाता है साथियों। मेरठ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा कि 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो साथियों आपको ये तो पता होगा, आपने अगर 10th में पढ़ा होगा तो 10th में भी ये सब पढ़ाया गया है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था आपका चर्बी का कारतूस का प्रयोग करना। का? चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय सिपाही कौन था? कौन सा पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग करने से मना किया था? तो आपके मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे थे साथियों। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर कहें या बहादुर शाह द्वितीय कहें, बात एक ही होती है। अगला प्रश्न साथियों, 1857 के विद्रोह का नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो साथियों तांत्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो तांत्या टोपे जो थे उन्होंने कानपुर से कहा, कानपुर में नाना साहब का सहयोग किया। किसका? नाना साहब का सहयोग किया था साथियों। ये क्वेश्चन हम दोस्तों हमको पोल में भी पूछ लेते हैं, तो पोल में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और पोल में आप आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध से आपको हीरोज से सामना करना पड़ा था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों हीरोज का कथन, आपका एक हीरोज का कथन है कि हीरोज ने क्या कहा, ये देख लीजिए। हीरोज ने कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में या अकेली मर्द है। तो भारतीय क्रांतिकारियों में कौन अकेली मर्द है? तो आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई थी साथियों। इन्होंने झांसी से नेतृत्व कर रही थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। नाना साहब का नेतृत्व, नाना साहब का जो सहयोग था तांटा टोपे ने किया था। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल कर रही थी। हैदराबाद से साथियों आपके लियाकत अली कर रहे थे। कौन? हैदराबाद से लियाकत अली कर रहे थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। तो साथियों ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना, जो कि हमने आपको बता दिया। आप नहीं नोट डाउन करते हैं तो पहले कहानी की तरह सुनते रहिए और आपके दिमाग में फिट होता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि रूस देश की संसद का नाम क्या है? तो रूस देश की संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। क्या साथियों? ड्यूमा हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि स्पेन देश की संसद का नाम क्या है? तो स्पेन देश की संसद का नाम साथियों हो जाएगा कार्टेस। क्या? कार्टेस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि ब्रिटेन देश की संसद का नाम क्या है? तो ब्रिटेन देश की जो संसद हो जाएगा पार्लियामेंट। क्या? पार्लियामेंट हो जाएगी। फिर जर्मनी देश की संसद का नाम बताना। जर्मनी देश की संसद हो जाएगा बुंडस्टेग। क्या? बुंडस्टेग हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं कि मंगोलिया के देश की संसद क्या हो जाएगी? तो मंगोलिया देश की संसद हो जाएगी साथियों खुरल। क्या? खुरल हो जाएगी। दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ देश इंपॉर्टेंट जो देश आपके लिए उनके हमने संसदों के नाम लिए हैं। फिर आपके अगले क्वेश्चन है ईरान देश की संसद क्या है? तो साथियों ईरान देश की जो संसद हो जाएगी मजलिस। क्या? मजलिस हो जाएगी। फिर ताइवान देश की संसद क्या है? तो साथियों ताइवान देश की संसद हो जाएगी युआन। क्या? युआन हो जाएगी ताइवान देश की संसद। अगला प्रश्न है
कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ में जो लुईस ब्रेल दिवस है, वो मनाया जाता है 4 जनवरी। कब? 4 जनवरी। तो दोस्तों आपको पता है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो ये आपका डे है, दिवस जो है इसे याद कर लेना, क्योंकि आपका जनवरी से पेपर स्टार्ट है, फरवरी तक पेपर चलेंगे। तो आप जनवरी और फरवरी में जो आपके इंपॉर्टेंट डे पड़ते हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ लेना। तो लुईस ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी। अगला प्रश्न साथियों है कि लुईस ब्रेल दिवस किसके जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस किसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसके मनाया जाता है? तो आपके सर लुईस ब्रेल, किसके? सर लुईस ब्रेल के दिवस के रूप में। तो ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे, कि जन्मदिन में के उपलक्ष्य में मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। अगला प्रश्न है कि पहला विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया पहली बार? तो 4 जनवरी 2019 को। कब? 4 जनवरी 2019 को। अगला प्रश्न साथियों है, जैसा कि पता है हम आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम 110 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। चलिए आज अगला प्रश्न ये है कि भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? खड़गपुर। कहाँ? खड़गपुर। कब की गई थी? 1950 में साथियों। कब? 1950 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा सातवां? तो सातवां स्थान होगा। कौन सा साथियों? सातवां स्थान हो जाएगा। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आप इसे एक तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे आप अपना फ़ोन नंबर याद करते हैं, तो उस तरीके से इसे अपने माइंड में क्लिक कर लेना। क्या? 32,87,263। कितना? 32,87,263। तो इस तरीके से अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पॉइंट ये है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना? भारत का जो क्षेत्रफल है, वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2 दशमलव कितना? 2.4% है। ओके। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं कि भारत के का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान हो जाएगा दूसरा। कौन सा दूसरा? पहला किसका साथियों? पहला आपका चीन का हो जाएगा। किसका? चाइना का हो जाएगा। ठीक है, चमगादड़, चमगादड़ चाइना। ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या, जो भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या के कितनी परसेंट है? तो विश्व की जनसंख्या का है 17.5%। ओके। और क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल तो आपका था 2.42%। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो याद रख लेना। अगर आपसे कहें कि भारत में अगर देखें कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा साथियों जो अपने भारत के राज्यों से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिसमें आपका एक हो जाएगा मित्र पर गमछाचार। आपका जो ट्रिक हो जाएगी साथियों, तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी? मित्र पर गमछाचार। ओके। तो इसमें आपके मित्र पर गमछाचार 8 राज्यों में आपका हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इस ट्रिक से आप इन 8 राज्यों को याद रख सकते हैं कि किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न साथियों, कर्क रेखा विश्व के लगभग कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के कितने देशों से होकर गुजरती है? 18 देशों से। कितने? 18 देशों से। तो और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत आपके गुजरती है 8 राज्यों से। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो आपका अक्षांश हो जाएगा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बाँटता है। तो 23 डिग्री कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके साथियों, तो आप ये जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो साथियों हो चुका है, तो आपका हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे आपको कर्क रेखा कहते हैं। क्या साथियों? कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप में से होकर गुजरती हैं? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप। कहाँ चाहते हो? अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं आपकी। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा पर कब सूर्य लंबवत चमकता है? तो कर्क रेखा पर जो सूर्य लंबवत चमकता है आपका दोपहर को। कब? दोपहर को। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। कौन सी? माही नदी। तो माही नदी जो है भारत की एकमात्र नदी है। कौन सी? भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न साथियों कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, क्या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है आपके भूटान को। इसको भूटान को कहा जाता है। भूटान की राजधानी साथियों का थिम्पू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया गया? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया गया है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा।
अगला प्रश्न साथियों कि अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 कब 1947 को किया गया था। तो इस रेखा का जो निर्धारण है वो 1947 में कब 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सारिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। किसके? सारिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया जाता है? तो भारत और चीन के बारे में बताना है तो मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो हेनरी मैकमोहन। किसने? हेनरी मैकमोहन के नाम पर ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य तो साथियों डूरंड रेखा। कल के क्लास में हमने इसको भी लिया था, डूरंड रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो डूरंड रेखा का साथियों निर्धारण किया गया था 1886। कब? 1886 में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। तो इसका निर्धारण किसने किया था? वो मार्टिमर डूरंड। किसने? मार्टिमर डूरंड ने किया था, 1886 में किया था। अगला प्रश्न है साथियों कि किस जलमंडल मध्य किस जलडमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? तो आपका होता है पाक जलडमरू मध्य। कौन सा? पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अगला प्रश्न साथियों की बोरिंग बोरिंग जो जलडमरू मध्य है निम्न में से किसको अलग करता है? तो बोरिंग जलडमरू मध्य जो हो जाएगा, बोरिंग जलडमरू मध्य कहें या बोरिंग जलसंधि कहें, तो उत्तरी अमेरिका व एशिया को, किसको? उत्तरी अमेरिका व एशिया को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि जिब्राल्टर जलसंधि या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर व भूमध्य महासागर को साथियों। ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो आपके जो आपदा प्रबंधन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र। कहाँ? लातूर महाराष्ट्र। साथ में कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि लातूर महाराष्ट्र में अभी किसी की मूर्ति स्टैचू का निर्माण किया गया है, तो वो किसका स्टैचू निर्माण किया गया? तो प्लीज़ आपके पास अगर टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश जरूर करें। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य। अगला प्रश्न साथियों है कि किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो साथियों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सूखा से प्रभावित जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। कौन सा? मध्य पूर्वी भारत जो है सूखा से सर्वाधिक प्रभावित हो जाएगा। अगला प्रश्न है केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ने वाली दर्रे का नाम बताना है। तो आपका हो जाए पालघाट दर्रा। कौन सा? पालघाट दर्रा जो है वो कोयम्बटूर को पलक्कड़ को जैसे जोड़ती है। अगला प्रश्न चाहते हैं कि केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ने वाले दर्रे का नाम तो पालघाट दर्रा साथियों हो चुका है या केरल में स्थित है। अगला प्रश्न चीन से कश्मीर को जोड़ने वाले प्रमुख दर्रा। किसको? चीन से कश्मीर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा हो जाएगा काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा। साथियों जो काराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है साथियों? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में। कहाँ? चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। और पेरियार झील पूछ रहा है कि पेरियार झील कहाँ है? तो साथियों पेरियार झील आपके केरल में है। दोस्तों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जिसमें आपकी पेरियार झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो साथियों लोकटक झील हो मणिपुर में। कहाँ? आपकी जो लोकटक झील हो जाएगी, कौन सी लोकटक झील हो जाएगी? मणिपुर में हो जाएगी। अगला प्रश्न सात ताल एवं भीमताल झील कहाँ जाएंगी? साथियों आपको बताएं जो सात ताल और भीमताल झील है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। दोस्तों अगर आप पीछे किसी के नाम में ताल लगा होगा, ताल लगाओ झीलों में, तो आपकी सारी उत्तराखंड की हो जाएगी। उत्तराखंड की हो जाएंगी। अगला प्रश्न साथियों सागर झील कहाँ से? फतेहपुर सागर झील कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में हो जाएगी। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत के किस राज्य से होता है? कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून का? तो केरल राज्य से। कहाँ से? केरल से होता है। अगला प्रश्न साथियों भारत में सबसे पहले मानसूनी वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे पहले जो मानसूनी वर्षा होती है वो केरल में होती है। कहाँ? केरल में होती है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के कुल वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है? तो दक्षिण मानसून से होता है जो 91%। कितना? 91% जो है वो होता है दक्षिण पश्चिम के मानसून से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो मासीराम हो जाएगा। कौन सा? मासीराम जो मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला मासीराम हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कम वर्षा वाला स्थान, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कौन सा? लेह हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो भारत में लेह हो जाएगा सबसे कम वर्षा वाला स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? तो पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि मानव द्वारा पहली बार प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज, तो मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला जो पहला अनाज हो जाएगा वो जौ हो जाएगा। कौन सा था? जौ हो जाएगा।
दोस्तों थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसकी क्लास की जो स्पीड है उसे कम कर लेना। अगर लग रहा है कि स्लो चल रहा हूँ, तो उसकी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि आपको अपना पेपर फोड़ना है, ना कि किसी से बकैती करना है। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो नर्मदा घाटी कहाँ? नर्मदा घाटी में मिलता है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राचीनतम जो स्थायी जीवन के प्रमाण है वो मेहरगढ़, कहाँ से साथियों? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। कब? दयाराम साहनी ने की। तो कब की थी? 1921 में। कब? 1921 में की थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार, इसमें त्रिभुजाकार में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा आपका रावी नदी, कहाँ साथियों? रावी नदी के किनारे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना जाता है? किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी मानी? तो स्टुअर्ट, कौन? स्टुअर्ट पिगट ने, किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। अगला प्रश्न कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो आपकी राखाल दास बनर्जी ने, किसने? मोहनजोदड़ो की खोज आपकी राखाल दास बनर्जी ने आपकी की थी 1922 में। कब? 1922 में। अगला प्रश्न साथियों किसको मृतकों का टीला कहा जाता है? तो किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला आपका मोहनजोदड़ो, किसे? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जो कहा जाता है वो कहा जाता है जयपुर को, किसे? साथियों जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मंदिरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर साथियों क्या? मंदिरों का शहर जो कहा जाता है वो कहा जाता है वाराणसी को, किसको? वाराणसी को। अगला प्रश्न है कि पूर्व का स्कॉटलैंड, तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसा? पूर्व का स्कॉटलैंड एवं मेघों का घर, क्या? दोस्तों देखिए दो उपनाम है, कौन से दो उपनाम? पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो मेघालय का कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर। अगला प्रश्न कि भारत का स्विट्जरलैंड, क्या? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता था? तो कश्मीर को, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। तो दोस्तों कुछ उपनाम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों पर्वतों की रानी मसूरी को, क्या? पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि अरब सागर की रानी, क्या? अरब सागर की रानी पूर्व का वेनिस, क्या? अरब सागर की रानी पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोची को, किसे साथियों? कोची को। अगला प्रश्न है कि नवाबों का शहर, साथियों नवाबों का शहर लखनऊ, क्या? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात नगरी, साथियों यहाँ पे क्या है? साथियों इस्पात नहीं होगा, इस्पात नगरी होगा। भारत का पिट्सबर्ग, क्या? भारत का पिट्सबर्ग और इस्पात नगरी, क्या? इस्पात नगरी। तो ये साथियों कहा जाता है आपके जमशेदपुर, किसे? जमशेदपुर को। अगला शहर, अगला कि महलों का शहर, क्या? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता के, साथियों कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि महमूद गजनवी, क्या? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था वो अलबरूनी, कौन? अलबरूनी आया था, कब आया था? 11वीं सदी में। अगला प्रश्न कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो अलबरूनी, कौन सा था? अलबरूनी था। अगला प्रश्न कि टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो टेबल टेनिस खेल का जो जन्मदाता देश हो जाएगा वो इंग्लैंड हो जाएगा, कौन सा? तो इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में टेबल टेनिस के खेल की शुरुआत कहाँ मानी जाती है? तो भारत में टेबल टेनिस खेल की जो शुरुआत है वो कोलकाता में, कहाँ चाहते हो? कोलकाता में मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो बास्केटबॉल का जो आविष्कार है वो जेम्स स्मिथ द्वारा, किसके? जेम्स स्मिथ द्वारा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन ग्रुपों में शेयर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में जो होते हैं 5-5 खिलाड़ी, कितने होते हैं? 5-5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो आपको हो जाएगा, तो अगला प्रश्न है कि बागपत धर्म के संस्थापक कौन है? किसे? बागपत धर्म के जो संस्थापक हो जाएंगे वासुदेव कृष्ण, कौन? वासुदेव कृष्ण जो हैं बागपत धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि वासुदेव कृष्ण किस कुल से संबंधित है? कौन? वासुदेव कृष्ण किस कुल से संबंधित है? तो आपको हो जाएंगे वृष्ण कुल, कौन सा साथियों? वृष्ण कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो वासुदेव कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो छंदोग्य उपनिषद, किसमें जाते हो? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है इनका सर्वप्रथम उल्लेख। अगला प्रश्न कि यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को क्या कहा? तो यूनानी लेखकों ने जो वासुदेव कृष्ण को कहा है वो हेराक्लीस, क्या? हेराक्लीस कहा है। अगला प्रश्न साथियों, ऋग्वेद में शिव का नाम क्या था? तो ऋग्वेद में जो शिव का नाम था वो रुद्र था, क्या? रुद्र था साथियों। अगला प्रश्न है किस संहिता में भगवान रुद्र को समस्त लोगों का जो, दोस्तों यहाँ कुछ मिसिंग है तो प्लीज़ इसे छोड़ देना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कालिदास ने
अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? तो शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय हो जाएगा पाशुपत। क्या पशुपत जो हो जाएगा वो शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाशुपत संप्रदाय क्या, पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने, किसने, लकुलिश ने की थी। अगला प्रश्न साथियों कि शैव धर्म के उपासकों को क्या कहा जाता था? तो शैव धर्म के जो उपासक थे साथियों, उसे नयनार कहते हैं। क्या साथियों, नयनार कहा जाता है शैव धर्म के उपासकों को। अगला प्रश्न है कि वैष्णव धर्म के संतों को क्या कहा जाता है? वैष्णव धर्म के संतों को साथियों अलवर, क्या अलवर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म, क्या भागवत धर्म में किसकी पूजा की जाती है? तो भागवत धर्म में जो पूजा की जाती है श्री कृष्ण, किसकी कहते हैं? श्री कृष्ण की। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भागवत धर्म में जो धर्म के भक्त के जो रूपों की संख्या है वो 9 है। कितनी चाहते हो? 9 है। अगला प्रश्न कि उदयन ने सर्वप्रथम, किसने, उदयन ने सर्वप्रथम किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने अपने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र, किसा, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र आपका इस समय बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक साथियों हो जाएगा उदयन। कौन? उदयन हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक। तो साथियों जो पाटलिपुत्र है, क्या पाटलिपुत्र जो है वो बिहार नगर की राजधानी पटना का पुराना नाम, क्या है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न साथियों कि पटना किस नदी के किनारे बसा है? साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पटना आपके गंगा नदी, क्या गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत की 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो प्राचीन भारत की 16 महाजनपद का उल्लेख आपके जो ग्रंथ है वो जैन धर्म के, तो कौन से जैन धर्म के भगवती सूत्र एवं बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय ग्रंथ, कौन से साथियों आपको जो बताना है, अगुंतर निकाय ग्रंथ, कौन से अगुंतर निकाय ग्रंथ से आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि टेसियस कौन था साथियों? तो टेसियस जो थे आपके ईरानी राजवैद्य थे। कौन? टेसियस एक ईरानी राजवैद्य थे। कौन? ईरानी राजवैद्य थे। अगला प्रश्न कि यूनानी लेखकों ने, कौन, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया था? तो कौन सा नाम प्रयोग किया था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? तो सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस, कौन सा साथियों? सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस नाम प्रयोग किया था यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य, कौन? कौटिल्य या चाणक्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों कौटिल्य के जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त, क्या विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की जो रचना की वो कौटिल्य ने की। किसने? कौटिल्य ने की। तो साथियों आपको अभी हमने पीछे बताया था कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो आपकी अर्थव्यवस्था से नहीं है, तो उसका संबंध जो है वो शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से, किसे? शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से हो जाएगा अर्थशास्त्र का संबंध साथियों, इसे याद रख लेना, ये एग्जामिनर खूब पूछता है। तो यही दिया गया कि यह पुस्तक जो है कौन सी आपकी जो यह पुस्तक है, ये दिया गया, यह पुस्तक 15 खंडों में लिखी गई है। इस पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न साथियों, राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसके सिद्धांत के जनक हो जाएंगे कौटिल्य। कौन? कौटिल्य हो जाएंगे राज्य के सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। कौन से राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, स्मित्र। तो आपने इसे भी याद रख लेना। अगला प्रश्न है कि भारत का मैकियावली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावली साथियों कहते हैं चाणक्य से, चाणक्य को। अगला प्रश्न है कि हरिभद्र, क्या हरिभद्र जैन मुनियों के प्रसिद्ध आचार्य थे। कौन? हरिभद्र जैन मुनियों के प्रसिद्ध आचार्य थे। वह किस मौर्य शासक के समकालीन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न कि कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जो कल्पसूत्र है इसके रचयिता भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र के रचयिता आपके भद्रबाहु हैं, लेकिन कल्पसूत्र का एक जैन ग्रंथ है। क्या कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। 24 तीर्थंकरों का मतलब जो 24 आपके तीर्थंकर थे उसमें उनकी जीवनियाँ जो है मतलब बायोग्राफी, उसका वर्णन किया गया उसमें। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से, किसे? भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय था वो श्रवण बेलगोला, जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ बिताया था। दोस्तों आज के हमारे 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हमारा नेक्स्ट प्रश्न 201 नंबर का प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था तो लकड़ी का, किसका था? तो लकड़ी का। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के जो अवशेष हैं वो कुम्हरार में, कहा? कुम्हरार पटना में मिले हैं। अगला प्रश्न साथियों है
कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत के रूप में भारत आया था? जो चंद्रगुप्त किसी चंद्रगुप्त दरबार के में कौन यूनानी राजदूत के रूप में भारत आया था? तो मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक पुस्तक हो जाएगी कौन सी? इंडिका। इंडिका दोस्तों किसकी पुस्तक हो जाएगी? मेगास्थनीज। ये एग्जामिनर बहुत पूछता है, इसे नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक किसकी रचना किसने? मेगास्थनीज ने की। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान जो मगध की गद्दी पर बैठा था, तो कब बैठा था साथियों? 269 ईस्वी में, ईसा पूर्व। कब? 269 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल। कहाँ था? तो अवंती का राज्यपाल था। अगला प्रश्न है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता गया? तो पुराणों में जो अशोक को कहा गया, तो कहा गया अशोक वर्धन। क्या? अशोक वर्धन कहा गया पुराणों में अशोक को। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था 261। कब? वो 261 ईसा पूर्व में। साथियों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी ज़्यादा से लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और आपके पास जितने ग्रुप हैं उसमें शेयर करें तथा हमें सपोर्ट अवश्य करें। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको मैं कल की क्लास में ऐड कर लूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।